ओम नमः शिवाय। क्या आप अपनी शादी करना चाहते हैं या आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? लड़का ठीक है या लड़की ठीक है, घर ठीक है, परिवार ठीक है, एजुकेशन ठीक है, नौकरी भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए लेकिन क्या कुंडली आड़े आ गई है? क्या कुंडली के कारण शादी में व्यवधान है, रुकावट है? आज हम इस वीडियो में इसी बात की हम चर्चा करेंगे। देखिए, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि लोग जो कुंडली मिलाते हैं लड़के और लड़की की, सीधा कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस, ये तीनों चीज़ें उसमें डाल दिया और उसमें मिला लिया। यदि गुण 18 से ऊपर हैं तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, कभी भी गुण मिलान, बल्कि मैं कहूँ शादी का निर्णय कंप्यूटर पर मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। और मैं इसका आज विश्लेषण करता हूँ और मैं आपको इस बात को सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब हम गुण मिलान की बात करते हैं उसमें 8 वेरिएबल होते हैं: वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। तो अब जो ये वेरिएबल्स हैं, 8 वेरिएबल हैं, जिसको कि अष्टकूट कहा जाता है। अष्ट माने 8 होता है। इन सब के नंबर इसी सीरियल के अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कुल मिलाकर अगर टोटल करेंगे तो ये अंक 36 आएगा। और इसी के ऊपर जो है निर्धारण किया जाता है कि गुण जो है वह कितने मिलते हैं। सिर्फ गुण मिलान का अंक आएगा इससे। लेकिन इससे यह निर्णय करना कि ये मैरिज कंपैटिबल है या नहीं है, यह निश्चित रूप से गलत है। अब जो मेरा अनुभव रहा है, लोग जब आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि साहब इस कुंडली के अंदर तो गण दोष है। गण दोष इसलिए कि मान लीजिए कि लड़का देवता गण है और कन्या का जो है राक्षस गण है, कि साहब लड़की तो राक्षस गण की है, ये कैसे हम इसको घर में लाएंगे, किस प्रकार से शादी होगी? यह बिल्कुल निरर्थक है। इस प्रकार से निर्णय लेना निश्चित रूप से गलत है। दूसरा, आप देखिए कि बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं इस कुंडली में तो नाड़ी दोष है। अब नाड़ी 3 ही तो नाड़ी होंगी, आदि, मध्य और अंत, 3 ही नाड़ी होती हैं। और कंप्यूटर हमारा ये है कि कंप्यूटर ने क्या किया है कि 27 नक्षत्र हैं और एक नाड़ी में 9 जो नक्षत्र होते हैं। तो अगर 2 नक्षत्र एक ही मतलब आप समझिए कि कॉलम में पड़ गए तो कहेंगे दोनों की तो अंत नाड़ी हो गई, या दोनों की आदि नाड़ी है, या दोनों की मध्य नाड़ी है। इसमें नाड़ी दोष है, दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। यह सर्वथा गलत है, यह बिल्कुल गलत है, यह शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र में कुछ बातें कही गई हैं जो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि दोनों बच्चों का नक्षत्र एक ही है लेकिन राशि अलग अलग हैं तो नाड़ी एक होते हुए भी उसके बाद भी यह विवाह किया जा सकता है, क्योंकि जो नाड़ी दोष है वो कैंसिल होता है। सवाल यह है कि नाड़ी दोष किन किन कंडीशंस में कैंसिल होता है, यह हमारे कंप्यूटर में फीड नहीं है। अब जिसमें पहला कंडीशन जो मैं अभी मैंने बताया है कि यदि नक्षत्र एक ही है किंतु राशि अलग अलग है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए दोनों की राशि एक है, नक्षत्र भी एक है, लेकिन चरण भिन्न हैं, तो भी कुछ कंडीशंस में शादी हो जाती है। अब कुछ कंडीशन का अर्थ क्या है? मतलब 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4, किसी भी नक्षत्र के 4 चरण हैं। 4 चरण में और यदि दोनों का नक्षत्र भी एक है, राशि भी एक है, उस स्थिति के अंदर यदि एक बच्चे का यानी लड़के का मान लीजिए अगर पहला चरण है तो वह दूसरे और तीसरे चरण के साथ उसकी शादी की जा सकती है। यदि कन्या का दूसरा या तीसरा चरण होगा तो शादी की जा सकती है। लेकिन चौथे के साथ करना वो वैध है, वेद है जिसको कहते हैं, नक्षत्र वेद है, और इसलिए वो शादी नहीं की जा सकती। तो वेद क्या है? यानी कि पहला चरण और चौथे चरण की शादी वो वेद है, यानी वो नहीं की जा सकती है। और इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे चरण जो बिल्कुल निकट हैं उनमें भी वेद होता है। अर्थात यानी कि अगर मान लीजिए किसी लड़के का एक यानी कि चरण एक है, पहला चरण है, तो उसकी शादी दूसरे लड़की की जो है दूसरा या तीसरा चरण होगा तो शादी की जा सकती है। इसी प्रकार से यदि लड़के का चरण जो है दूसरा है तो उसकी शादी 3 को छोड़कर बाकी दोनों से की जा सकती है। यदि लड़के का तीसरा चरण है तो 2 को छोड़कर बाकी दोनों से शादी की जा सकती है।
और यदि लड़के का चौथा चरण है तो वो पहले को छोड़कर 2 और 3 से शादी की जा सकती है। और किन्हीं विशेष परिस्थिति में जब अपरिहार्य हो जाए शादी करना, कुछ इस प्रकार की स्थिति है, तो शास्त्र मत ये है कि नाड़ी दोष का परिहार जो है वह महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है, वह पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा और भी उपाय बताए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए उसमें स्वर्ण दान, गौ दान, भूमि दान या वस्त्र दान, इस प्रकार के दानों की भी चर्चा की गई है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी परेशानी यही होती है आमतौर पर कि योग्य उस प्रकार का जो है आप पात्र मिले और वो निदान कितनी संख्या में हो, कितनी मात्रा में किया जाए, ये सब बातें हैं। पर हाँ, जहाँ तक बात है महामृत्युंजय अनुष्ठान यह किया जा सकता है, ये शास्त्र मत है यह, पर वो भी अपरिहार्य स्थिति में ही करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल इनएविटेबल हो जाए, यानी कि जब और कोई रास्ता ही ना नजर आए, ऐसी स्थिति के अंदर यह एकमात्र महामृत्युंजय का अनुष्ठान यह कहा गया है, यह शास्त्र के मत के मुताबिक है। लेकिन यह सारा उल्लेख यह कहीं कंप्यूटर में तो नहीं है। जब आप कंप्यूटर से मिलाते हैं तो उसके अंदर तो ना तो चरण का कोई है, जो इस प्रकार से जो मैंने चरण वेद बताया है और चरण में शादी हो सकती है, या जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वो सब कंप्यूटर के अंदर फीड नहीं है। नतीजा क्या होता है कि वह नाड़ी दोष निकाल देता है और उसमें 0 नंबर दे देता है। एक अगला जो पॉइंट आता है वो होता है मंगलिक दोष का। आमतौर पर कंप्यूटर के अंदर यह फीड है कि यदि मंगल वह लग्न से 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान पर यदि है कुंडली में, तो वह बच्चा मंगलिक होगा। अब प्रश्न यह होता है कि वास्तव में मंगलिक की परिभाषा क्या है, और वो है मंगलिक जो देखना चाहिए दोष वो किससे गिनना चाहिए। वह लग्न से गिनना चाहिए, वह चंद्रमा से देखना चाहिए, या किसी और ग्रह से देखना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि लग्न, चंद्रमा और शुक्र तीनों में बली कौन सा है, और उन तीनों में जो सबसे ज़्यादा बली है वहाँ से मंगलिक की जो है गणना करनी चाहिए, मंगल ग्रह की गणना करनी चाहिए। और मंगलिक कौन होता है? जब मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर होता है तो जातक मंगलिक होता है। अब सवाल यह है कि पहली बात तो ये कि कंप्यूटर के अंदर जो मंगलिक की गणना है वह केवल जो है वह लग्न के आधार पर ही की जाती है, चाहे लग्न वह बली है या नहीं है, वह बाल्यकाल की है, मतलब बहुत न्यून उसके अंश है, या फिर बहुत ज़्यादा अंश की है, तब भी जो है वह गिनी जाती है, जो गलत है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंगलिक दोष का कैंसिलेशन क्लॉजेस बहुत सारे हैं और कंप्यूटर में उसमें कोई भी फीड नहीं होता। मैं उदाहरण के लिए कुछ बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यदि मंगल स्वग्रही है, यानी कि मंगल स्वग्रही कब होगा? जब मेष या वृश्चिक राशि में होगा, या मंगल उच्च का है, उच्च का होगा मकर राशि के अंदर होगा, या फिर मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो मंगलिक दोष है जो वह न्यून हो जाता है, या फिर मंगल के साथ राहु है, या फिर इन्हीं स्थानों में शनि विद्यमान है। इस प्रकार से कई कंडीशंस हैं जिसके अंदर मंगलिक दोष समाप्त होता है। लेकिन ये सारी कंडीशंस जो मैंने बताई हैं, ये कोई भी कंडीशन कंप्यूटर के अंदर फीड नहीं है। नतीजा क्या होता है? कंप्यूटर दिखा देता है लड़का मंगलिक है, लड़की नॉन मंगलिक है, इसलिए शादी नहीं की जा सकती, मैरिज इज नॉट रिकमेंडेड इन सच केसेस। दिस इज एब्सर्ड। और कितना गलत है, आप ये देखिए, आप जीवन का फैसला कर रहे हैं, जीवन का फैसला कर रहे हैं, और वो केवल कंप्यूटर के 2 बटन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब आप ये देखिए, मतलब आप अगर सोचें कि जब बताया मंगलिक जो है वह मंगल के मतलब मंगलिक कब होता है? जब मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान पर जब मंगल हो तो मंगलिक होता है। अब कुल 12 ही तो स्थान है, 12 में से 5 आपने निकाल दिए तो बचे कितने? 7। तो यानी कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि आपने 44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को मंगलिक करार दे दिया, जबकि वास्तव में इतने होते ही नहीं है। तो इसलिए मंगलिक का निर्धारण कंप्यूटर से करना यह बिल्कुल गलत है। आप इस बात को समझ लीजिए। जिस प्रकार से नाड़ी दोष हम क्यों देखते हैं? नाड़ी दोष का मैं अभी आपको पूरा डिटेल से बताया, और नाड़ी दोष इसलिए देखा जाता है ताकि आगे संतति, यानी कि आगे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि वो ठीक ठाक रहे। ठीक ठाक है जो संतान उत्पत्ति ठीक हो, बच्चे ठीक हो, तो इसीलिए तो देखा जाता है। और अब ये दूसरा मंगलिक दोष है क्योंकि यह जीवन साथी की आयु से संबंधित है। तो आपने अभी ये देखा कि जो नाड़ी दोष या मंगलिक दोष, इनमें दोनों में कंप्यूटर से मिलाने का कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है
कि आप जो कुंडली मिलाते हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो कंडीशंस हैं जो कि मतलब जिसके अंदर ये दोष कैंसिल होते हैं, ये कंप्यूटर में फीड नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कंप्यूटर में फीड नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटर के आधार के ऊपर कोई निर्णय मत कीजिए, अन्यथा वह गलत होगा। और मेरा अपना 4 दशक का अनुभव है, मैंने ये भी देखा है, जो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई कुंडली में हमारे 36 में से 36 गुण मिल गए, 36 में से 32 मिल गए, 36 में से 28 मिल गए, उसके बावजूद वे कोर्ट में वहां पर नोटिस इशू करा रहे हैं, कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है। तो क्यों हो रहा है फिर ये? अगर कुंडली में गुण ठीक मिले थे तो फिर ये डिवोर्स के केस पिटीशन क्यों फाइल हो रही हैं? जब हम इसकी बात करें और इसको बहुत हम एनालाइज करके देखते हैं, असल में क्या है कि गुण मिलान ये अपने आप में इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। यह केवल और केवल एक इंडिकेटिव पैरामीटर है, इंडिकेटिव है ये, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। 50% इसमें नंबर आने चाहिए। 50% यानी कि 50% का मतलब हुआ 18 भी अगर गुण मिलते हैं तो यह पर्याप्त हैं, ये समझ लीजिए। और जो लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो भकूट दोष भी है, नाड़ी दोष भी है, अरे भाई एक बात बताइए कि जब 36 में से 18 गुण हमने एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब वी आर रेडी टू लूज अनदर 18 मार्क्स। 18 नंबर हम छोड़ने को तैयार हैं। अब जो नंबर हम छोड़ रहे हैं वो कौन से नंबर हैं? वो नंबर इन्हीं में से तो है, ये 8 जो मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तो छूटेगा, डोंट वरी अबाउट इट, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर छूटते हैं छूटने दीजिए, 18 गुण मिलते हैं, बहुत मोर देन एनफ। अब सवाल यह है, ऐसी स्थिति में तो अगर यह गुण मिलान भी इंडिकेटिव है तो फाइनल डिसीजन कैसे होगा? हां, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एक अच्छे ज्योतिषी को इसका पता भी होना चाहिए और जीवन का फैसला भी इसी आधार पर होना चाहिए। असल में क्या है कि जब कुंडली आती हैं दोनों, उन दोनों कुंडलियों में आप यह देखिए कि उन दोनों कुंडलियों में कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा है। अगर मैरिड लाइफ ठीक, लड़का है मैरिड लाइफ ठीक है, लड़की है मैरिड लाइफ उसकी ठीक है, तो फिर तो ठीक ही है, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि मैरिड लाइफ ठीक होने का मतलब यह कि शादी जहां भी होगी तो ठीक ही होगी, तो फिर चिंता किस बात की है? लेकिन वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुंडली में क्या मैरिड लाइफ ठीक है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह मैरिड लाइफ, मैं ये कह रहा हूं, इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द हॉरोस्कोप इज वेरी एसेंशियल। और इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द हॉरोस्कोप जो मैंने आपको बोला है, उसके आधार पर ही निर्णय होना चाहिए। गुण के ऊपर बाकी जो पैरामीटर्स आपको अष्टकूट के अंदर जो 8 मिलान है, अष्टकूट में जो 8 पॉइंट लिखे गए हैं, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, आपको अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। आप देखिए, मान लीजिए लड़के का जन्म जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, उसके पहले चरण में मान लीजिए, तो उसकी राशि धनु राशि हो गई। और जो कन्या है मान लीजिए वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की है, यानी मीन राशि में हो गई। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर दोनों जो हैं, आप समझिए दोनों एक ही उसमें एक ही राशि हो गई, दोनों का स्वामी एक ही होगा, क्योंकि एक धनु है एक मीन है, स्वामी दोनों का एक है, दोनों का स्वामी कौन हो? गुरु हुआ। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी इस कुंडली के अंदर आप समझिए कि बहुत इस प्रकार की मैंने कुंडलियां देखी हैं कि जहां पर धनु और मीन राशि की कुंडलियां आई और उनके अंदर आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, परेशानी हुई, नॉन एडजस्टमेंट हुआ, मैल एडजस्टमेंट हुआ, और नतीजा क्या हुआ? कोर्ट तक पहुंचा। उसको देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि दोनों का एलिमेंट फ़र्क है। क्योंकि धनु राशि जो है ये फायर एलिमेंट होता है, अग्नि तत्व है, और जबकि मीन राशि वह जल तत्व है। और दोनों तत्व के अंदर आप समझिए कि बिल्कुल एकदम परस्पर एनिमी है, दुश्मन है, परस्पर शत्रु हैं, तो इसलिए जो है उनमें नहीं मिल पाता। तो अष्टकूट मैंने बताया आपको कि उनको जो है आप पैरामीटर पूरी तरह से आप फाइनल डिसीजन मत लीजिए ऑन दैट बेसिस, नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द हॉरोस्कोप वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिविजुअल असेसमेंट में आपको देखना क्या है वो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में और बता देता हूँ। अब आप देखिए कि ये जो है जो दोनों कुंडलियों में जो सेकंड पार्ट है कि दोनों कुंडलियों में इनका एनालिसिस कैसे हो, यानी कि लड़का और लड़की जो कुंडली है उनका इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ हॉरोस्कोप कैसे हो। तो उसके लिए ये देखिए आप जो है कि लड़के की कुंडली में आप देखिए 7वां का 7th हाउस, 7वां सप्तम भाव देखिए, उसके ऊपर किस किस की पाप दृष्टि है या किस किस की शुभ दृष्टि है, और सप्तमेश जो है वह कहां पर है और उस पर किस किस की दृष्टि है।
और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसमें कारक देखिए, कारक होता है लड़के की शादी का शुक्र होता है। अगर वीनस शुक्र की स्थिति ठीक है तो शादी ठीक ही होगी, मैरिड लाइफ ठीक ही होगी। और इसी प्रकार से जहां तक लड़की की बात है, लड़की की कुंडली के अंदर भी आपको जो है सप्तम भाव देखना चाहिए, सप्तम भावेश को देखना चाहिए और साथ ही साथ मंगल ग्रह को देखना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जिन कन्याओं की राशि में कुंडली के अंदर जब मंगल नीच का होता है या मंगल जो है 0 अंश के ऊपर होता है या 29 अंश के ऊपर होता है या मान लीजिए मंगल पीड़ित होता है, ऐसी स्थिति के अंदर या तो कई बार शादी होती ही नहीं है और होती है तो वह सफल नहीं हो पाती। तो मेरा इस वह कहना केवल ये है कि कुंडली मिलाते समय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं कई बार कह चुका हूं कि कुंडली मिलान कभी भी कंप्यूटर से मत कीजिए। कंप्यूटर जो है वह कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कंप्यूटर इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर। और कुंडली मिलान कभी भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जिसको नॉलेज भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, इंट्यूशन ठीक हो, ऐसे एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि यह जीवन का प्रश्न है। आप 2 जिंदगियों का और 2 परिवारों का फैसला करने जा रहे हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें और भविष्य में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग एंड रिसर्च बेस्ड वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।